ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमने, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पर्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसा बनेगा, विल डिस्कस दैट ऑल। और उससे पहले आपको कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में, आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया हो। लेट्स सी किस किस से वो क्वेश्चन निकला है, अगर नहीं निकला है तो क्या गलती हुई है। ओके, आपको कल एक क्वेश्चन दे के रखा था मैंने और कहा था कि इसमें आपको बताना है, एक नेटवर्क बना के देना है, एक्टिविटी DEF दी हुई है और उसके एकदम इमीडिएट प्रेडिसेसर दे के रखे हुए हैं। एक्टिविटी ABC रन कॉन्करेंटली रन करने का मतलब क्या हुआ? दीज एक्टिविटीज रन कॉन्करेंटली मतलब ये तीनों एक्टिविटीज एक साथ चलेंगी। और जो G एक्टिविटी है, इट इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इज ऑल्सो इमीडिएट सक्सेसर टू DEF। D, E और F का एकदम इमीडिएट सक्सेसर है। ठीक है, सॉल्यूशन। एक इवेंट बनाया मैंने। मैक्सिमम बच्चों ने क्या गलती की, उन्होंने ना तीनों को अलग अलग नेटवर्क से दिखाया। क्यों? जब ये तीनों कॉन्करेंटली चलते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे डायग्राम बना के भेजी थी, ये डायग्राम बना के भेजी थी इस तरह से, इधर A लिख दिया, इधर B लिख दिया, इधर C लिख दिया। भाई जब तीनों कॉन्करेंटली का मतलब होता है ये तीनों का एंड सेम है, दिस इज रॉन्ग। इस तरह से स्टार्ट होना था, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C। लास्ट में जो एक्टिविटी है वो G है। A एक्टिविटी के आगे D है, B के आगे E है, F के पीछे C है और लास्ट वाली G है, जिस G के पीछे इमीडिएटली DEF तीनों है। सो दिस इज द नेटवर्क। ये नेटवर्क बनना था इस क्वेश्चन में। दिस वॉज द नेटवर्क जो आपको पता होना चाहिए था। समझ आया? बाजीला पता चला आपको? ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, आपने किया है क्वेश्चन। मधुरेश, आपकी गलती पता चली, आपने मुझे इसका सोल्यूशन भेजा था, वो गलत था। तो कभी भी कोई बोले कि कॉन्करेंटली चल रहा है, कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है वो समझ आया आपको? कि मतलब ABC जो है वो एक ही जगह से निकालना है। इज दैट क्लियर नाउ? ये डायग्राम क्लियर है? इट्स क्लियर नाउ? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद, बिल्कुल सही, हमने गलत सेंड किया हुआ था। लेट्स स्टार्ट विद कॉन्करेंट के बाद अब हम चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ, दैट इज पर्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, पर्ट के बारे में बात करेंगे और ये इस बार का हमारा जो OMR पेपर था उसके अंदर भी इट वाज अ क्वेश्चन, पर्ट की फुल फॉर्म बताओ। और देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 99 बुक्स 100 में से होंगी, उसमें प्रोग्राम लिखा होगा, कोई एक बुक ऐसी होगी जिसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट भी लिखा होगा। गलत ये भी नहीं है, बट आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रोग्राम ज़्यादा बेटर आंसर है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट। ऐसे बाद में आपको आंसर्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आपको पता हो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ पर्ट। ठीक, होता क्या है, क्या चीज़ है ये, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पर्ट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। पर्ट सबसे पहले डेवलप हुआ था US नेवी के अंदर। US नेवी ने इसको डेवलप किया था इन द लेट 1950s में। लेट 1950s में US नेवी ने इसको डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था? कुछ उनकी मिसाइल का रीज़न था, मिसाइल के चक्कर में उन्होंने इसको डेवलप किया और आंसर बनाया।
ठीक है। उसके बाद पर्ट की जो मेन डेफिनेशन एब्रीविएशन है वो ये है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। लिखना कुछ नहीं, अभी सुनते रहो। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये किस काम आता है, ये पर्ट आपका किस काम आता है? पर्ट आपका यूज फॉर प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग। प्लानिंग में काम आता है, स्केड्यूलिंग में काम आता है और मॉनिटरिंग में आता है। किसी प्रोजेक्ट का प्लानिंग में आता है, स्केड्यूलिंग में आता है और मॉनिटरिंग में आता है, ठीक है। बट पर्ट किन किन चीज़ों पे काम करता है, कौन से टाइम्स को यूज़ करता है, एक्टिविटी के साथ लिंक करता है या इवेंट के साथ लिंक करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कल ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। बट अब ये पूछेगा वो किसके साथ लिंक करता है, एक्टिविटीज़ के साथ लिंक करता है या इवेंट्स के साथ लिंक करता है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो रिस्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ये यूएस नेवी 1950s में लिख दो, यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अब है क्या पर्ट? एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। एक टेक्निक है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले टर्म हम जो इसमें डिस्कस करेंगे पर्ट के अंदर, दैट इज टाइम एस्टिमेट। टाइम एस्टिमेट, a project is composed of many diversified activities which contribute to its completion. A project is composed of many diversified activities which contribute to its completion, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ दीज टाइम्स, टाइम निकालते कैसे किसी भी प्रोजेक्ट का? एस्टिमेशन ऑफ दीज टाइम्स can be done in two ways। दो तरीके से आप एस्टिमेट निकाल सकते हो किसी भी टाइम का। और वो एस्टिमेट क्या होते हैं? जैसे नंबर 1, एक होती है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। एक अप्रोच का नाम है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, एक अप्रोच का नाम है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, और एक अप्रोच का नाम है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। मतलब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ये भी पर्ट से लिंक नहीं कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ, टाइम निकालने के लिए दो तरह की अप्रोच यूज की जाती है, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच और एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। एनी आइडिया व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच एंड व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या होती है और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या होती है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या है और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच एंड व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच? आप में से किसी को पता है व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच?
एनीवन? किसी को पता है कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, इन प्रोबेबिलिस्टिक वी प्रिडिक्ट टाइम, और डिटर्मिनिस्टिक में? आपने बोला प्रोबेबिलिस्टिक में हम टाइम को प्रिडिक्ट करते हैं, और डिटर्मिनिस्टिक में? डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? एनीवन? मधुरेश आप बताइए, वजीला, रोहन, प्रिया आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर? सुनिए, कोई बात नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के अंदर और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के अंदर फर्क सुनो क्या। मैंने आपको बोला, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लिंक दे रहा हूं, समझना इस चीज को। मैंने बोला, आपने मेरे से पूछा कि सर सीपीएम पार्ट कब खत्म हो जाएगा। मैंने बोला ऑन 15 सितंबर विल कंप्लीट सीपीएम पार्ट, राइट। फिर आपने फिर से ये हो गया, मैंने एक डेट स्पेसिफाई कर दी, इस डेट को खत्म हो जाएगा। बट अगर आप मेरे से पूछते हो सर कब खत्म होगा, और मैं आंसर देता हूँ कि यार ये 12 से लेके 16 सितंबर के बीच में कभी भी खत्म हो सकता है। मतलब दोनों में टाइम मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिया अपने आंसर को चेक कीजिएगा, आपने जो बोला दोनों में मैं आंसर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। बट डिटर्मिनिस्टिक के अंदर मैं डिटरमाइंड और मैं सिंपल एक डेट दे रहा हूं आपको, इस डेट को होगा और इसी को ही होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, मतलब मैं आपको उस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं कि यार ये इसको भी डेट को भी हो सकता है और इस डेट को भी हो सकता है। सो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के अंदर आपको श्योर शॉट सिंगल डेट नहीं पता होती, आपको उसमें एक रेंज पता होती है, जल्दी से जल्दी यहां पर और लेट से लेट इतना। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के अंदर यू हैव श्योर शॉट सिंगल डेट, इस दिन तो इसी दिन होगा। अब आप बोलोगे सर फिर ये कौन यूज करता है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको उस फील्ड का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही बता देंगे कि ये इस डेट को खत्म होगा। और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच उस काम में थोड़ा नए होते हैं, जो एक रेंज देते हैं आपको। बट सब लोग अपने आप को सेफर साइड रखने के लिए हमेशा एक रेंज ही देते हैं। अब अभी लिखा नहीं है बट बता रहा हूं, पर्ट जो है वो किस अप्रोच पे काम करेगा? टाइम निकालने वाली पर्ट वर्क करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे काम, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ठीक है। और जब सीपीएम पढ़ोगे वो किस पे काम करता है? वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे काम करता है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गई जो मैंने समझाया। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, planner has enough knowledge, planner has enough knowledge about the activity and gives a single estimate of duration which is almost correct, which is almost accurate। ठीक है। और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में क्या लिखेंगे? प्लानर does not have much idea about the activity. Planner does not have much idea about the activity as there is
little or no past history about it. History about it. The limit within which the duration will lie. The limit within which the duration will lie. किस लिमिट के अंदर वो ड्यूरेशन लाई करेगा, ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड. ठीक है. तो प्लैनेट डज नॉट हैव मच आइडिया अबाउट द एक्टिविटी एज देयर इज लिटिल और नो पास्ट हिस्ट्री अबाउट इट. द लिमिट विद इन विच द ड्यूरेशन विल लाई इज एस्टिमेटेड. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं यहां पर. जो पर्ट है वो फॉलो करता है, पर्ट फॉलोज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. पर्ट फॉलोज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. सॉरी, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट. प्रोबेबिलिस्टिक लिखना था यहाँ पर. पर्ट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. पर्ट के अंदर आपको एक रेंज नहीं मिलती. पर्ट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. पर्ट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. ठीक गया? इसमें कोई डाउट किसी को? इस पेज में कोई डाउट? कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताओ. एनी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कुछ रिपीट करना है? नो. एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आपको पता चली कि जो पर्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है. दूसरी लाइन, पर्ट जो है ना वो R&D प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है. पर्ट इज यूज्ड इन R&D projects. PERT is used in R&D projects. PERT is used in R&D projects. ये R&D प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? एनीवन? R&D प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? कह रहे हैं PERT जो है ना वो R&D प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है. What is this R&D projects? या R&D प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ये R&D प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? R&D प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं रिसर्च एंड नहीं वजह सिविल से रिलेटेड नहीं है. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. अब ध्यान से सुनो, अब आपको समझ आएगा मैं क्या बता रहा हूँ. R&D प्रोजेक्ट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ये कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सुनो. देखो, नया फोन आना है, लॉन्च होना है, या कोई मिसाइल लॉन्च होने वाली है, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कंट्री का, वो सीधे ऐसे शुरू नहीं हो जाता बनना. पहले वो अंडर R&D रहता है. R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है. जब तक कोई भी प्रोजेक्ट अंडर रिसर्च काम हो रहा है तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है. जब एक बार वो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन पे आ जाता है, पता चल जाता है ये बन गया है,
फिर पता होता है इसको बनाने में इतना टाइम लगेगा। इसलिए R&D के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फिक्स डेट नहीं होती, उनमें प्रोबेबिलिस्टिक डेट्स होती हैं कि इतने से इतने के बीच में बन जाएगा। जैसे DRDO नाम सुना होगा आपने, इंडिया का DRDO, डिफेंस का एक डिपार्टमेंट, बार्क स्पेस के इसरोज, यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको R&D, हर चीज़ में R&D होता है। मोबाइल फोन्स आपके पास हैं, ये आज जो लॉन्च मोबाइल फ़ोन हो रहा है इसका 2 साल पहले काम हो रहा होगा, उसको R&D प्रोजेक्ट्स में रखा होता है उस टाइम पे कि R&D रिसर्च चल रहा है अभी इस पर कि ऐसी स्क्रीन आएगी, फोल्डेड फोन्स आ रहे हैं, तो रिसर्च में डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे उस पिछले कुछ सालों से। जब बन गया तो पता चल जाएगा कि इतना टाइम में एक प्रोजेक्ट बनेगा। सो जितने भी R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब PERT के अंडर काम करते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ प्रोजेक्ट्स के लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे कैसे आएंगी। एग्जाम्पल्स स्पेस इंडस्ट्री होगी, डिफेंस इंडस्ट्री होगी, डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं ये सब आपके R&D के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, PERT जो है ना वो एक्टिविटीज से ज्यादा इवेंट्स के ऊपर काम करता है। सो PERT इज यूज्ड, ऐसे यूज नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, PERT एनालिसिस इज इवेंट ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड। PERT एनालिसिस जो है वो इवेंट ओरिएंटेड है। PERT एनालिसिस इज इवेंट ओरिएंटेड, मतलब इट इज मोर फोकस ऑन इवेंट्स, ना कि एक्टिविटीज में। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना आपको, इनको एक बार ध्यान से देखो। पहला पॉइंट, जो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, एक R&D प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, दूसरा इवेंट ओरिएंटेड है, और तीसरा PERT जो है इट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। PERT फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। इस पेज को कवर करके देन आई कम बैक टू यू, फिर पूछता हूँ क्या डाउट्स हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि अगर चलो मान लिया कि PERT प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, मतलब एक टाइम नहीं देता, तो वो क्या करता है उसके बाद। तो अगला स्टेटमेंट लिखते हैं, इन ऑर्डर टू टेक इनटू अकाउंट, in order to take into account the uncertainties involved in the activity, टाइम्स। और वो कौन सी अनसर्टेनिटीज है एक्टिविटी टाइम के अंदर? 3 तरह के टाइम होते हैं, 3 काइंड ऑफ टाइम एस्टिमेट्स, 3 काइंड ऑफ टाइम एस्टिमेट्स आर मेड फॉर each activity in PERT, ठीक है। 3 तरह के टाइम एस्टिमेट्स जो हैं, 3 काइंड ऑफ टाइम एस्टिमेट्स आर मेड फॉर ईच एक्टिविटी इन अ PERT। उसने क्या बोला, इन सब, देखो प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर एक आंसर तो होगा नहीं, उसमें रेंज होगा कि यार जल्दी जल्दी में इतने दिन, जैसे आप मेरे से पूछते हो सर जल्दी जल्दी कब हो जाएगा, मैं बोलूँगा यार जल्दी जल्दी 13th को हो जाएगा, बड़ा ही लेट हुआ तो 15th या 16th को जाएगा। तो मैंने 2 टाइम दिए, उसने वही कहा, ऐसे ना 3 तरह के टाइम निकाले इसने। वो कौन से टाइम निकाले, ध्यान से सुनना। एक हमने निकाला नंबर 1, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। आई होप आपने सुना होगा इसके बारे में, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट
जिसको हम टी नॉट बोलते हैं। दूसरा हमने निकाला पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जिसको हम टी पी बोलते हैं। उसके बाद एक और निकाला जिसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, जिसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, जिसको हम टी एम बोलते हैं। ये 3 तरह के हमारे टाइम एस्टिमेट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। टी नॉट, टी पी, टी एम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। एनी डाउट इन दिस? इसमें कुछ रिपीट करना तो बताइए। कुछ रिपीट करना है इसमें? कोई भी पॉइंट रिपीट करना तो बताइए। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, 3 तरह के टाइम एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है। अब ये पूछूं मैं, अगर मैं आपसे यहाँ पर बदीला, अगर आप बताइए या मधुरेश आप बताइए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट क्या होता है? एनी आइडिया? इनके बारे में कुछ आइडिया आपको? व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट? ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट टी नॉट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है? एनीवन? हाँ जी, आप में से किसी को पता है व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट? देखो 3 तरह के टाइम है, एक जल्दी है, एक सबसे लेट है और एक बीच में आता है। मोस्ट लाइकली सर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उन दोनों में से। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट वो होता है जो मिनिमम टाइम, देखो 3 टाइम है ना, आपने मेरे से पूछा सर सीपीएम कब खत्म होगा, मैंने कहा यार बहुत जल्दी भी करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएंगे, विल कवर इट इन ऑन 13 सितंबर। अगर आराम से पढ़ेंगे इट विल गो टिल 16th। तो जल्दी से जल्दी मैंने कोशिश किया तो 13 को खत्म हो रहा 13 सितंबर, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। बहुत लेट किया तो मैंने बोला 16th, दैट इज मोस्ट अपना पेसिमिस्टिक टाइम। और अगर इनके बीच में कहीं पे भी खत्म हो गया दैट इज मोस्ट लाइकली टाइम। ध्यान समझना। व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट? राइट डाउन, लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज minimum time required, it is minimum time required for an activity, it is a minimum time required for an activity if everything goes perfectly well, if everything goes perfectly well without any problem, without any problem, or adverse conditions, or adverse condition developed
during the execution of the activities. It is a minimum time required for an activity if everything goes perfectly well without any problem or adverse condition developed during the execution of the activity. ठीक है, उसके बाद अगला टर्म लिखते हैं. अगला टर्म मेरे पास आता है पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट. पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, इसको टीपी से डिनोट करेंगे. तो क्या बोलेंगे? इट इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल. It is the maximum time required for an activity. It is the maximum time required for an activity if everything goes wrong and abnormal situations prevail. मतलब कितना लेट से लेट कितना लेट हो सकता था, अगर सब रॉन्गली जाए तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा किसी भी काम को खत्म करने के लिए. ठीक है. तीसरा टर्म हमारे पास आता है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट. मोस्ट likely time estimate, TM बोलते हैं. It is the time required. It is time required to complete the activity. It is the time required to complete the activity if normal condition prevails. ठीक है. अगर नॉर्मली चीज़ें चलें तो इतना टाइम लगेगा. और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके बीच में ऐड करेंगे. दिस टाइम, ये वाला जो मोस्ट लाइकली है इसकी बात हो रही है. दिस टाइम एस्टिमेट lies between pessimistic and optimistic time. ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करता है. चलिए बताइए, इस पेज में किसी को कोई डाउट? इस पेज में कोई डाउट किसी को? कोई पॉइंट रिपीट करना है? एनीथिंग? इस पेज में कोई डाउट? जल्दी से बताइए. बाकी किसी को? एक स्टूडेंट ने बता दिया, बाकी स्टूडेंट्स में से किसी को? बाकी किसी को कोई डाउट? नो. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं.
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर टाइम, इधर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ये टी नॉट, ये टीपी, ये टीएम। ये आ गया टी नॉट, टीएम, टीपी। इधर नंबर ऑफ एक्टिविटीज आ गई, इधर टाइम आ गया, और ये मेरे पास आ गया कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जल्दी से जल्दी टाइम इतना ले सकते हैं, लेट से लेट इतना, और बीच में आ गया टीएम। समझना ध्यान से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है पर्ट के रिलेटेड, क्योंकि पर्ट पढ़ रहे हैं। 3 तरह के कर्व्स आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे एक बिल्कुल ऐसा देखो सिमेट्रिकल, एकदम सेंटर में टीएम बना है। एक कर्व कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। यहां पर देखते रहना, टी नॉट, टीपी, टीएम, अब ये कर्व जो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको टूवर्ड्स ए दिख रहा होगा, राइट। इसे बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड कर्व। ये एकदम सेंटर में दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल कर्व। इसे नॉर्मल कर्व बोलते हैं। एक कर्व और देखो, अब इस कर्व में अगर आप देखो, इधर भी ए लिखूं, इधर भी बी लिखूं, इधर भी सी लिखूं, टीपी, टीएम, टी नॉट, ये कर्व ज्यादा टूवर्ड्स किसके लग रहा है? सी की तरफ। इसे बोलते हैं राइट स्क्यूड कर्व्स। राइट स्क्यूड कर्व्स। ये नॉर्मल कर्व्स आ गए, ये लेफ्ट स्क्यूड कर्व्स आ गए, ये राइट स्क्यूड कर्व्स आ गए। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल कर्व में एकदम सेंटर दिख रहा है, बाकी दोनों में एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड्स। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है। ये जो पहली वाली डायग्राम है, इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल कर्व, सिमेट्रिकल कर्व, जो पहला वाला। ध्यान से देखना, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। और इसे नॉर्मल, या लिखते रहना, ये इंपॉर्टेंट है, GAUSSIAN, गुसाइन बेल, साइंटिस्ट के नाम पे, गुसाइन, या बेल शेप्ड, एकदम बेल जैसी शेप होता है, बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मतलब इसे सिमेट्रिकल कर्व को जो सबसे कॉमन नाम है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोला जाता है। किस कर्व को? कर्व नंबर 1 को। जो कर्व नंबर 2 है
और जो कर्व नंबर 3 है, इनकी अगर मैं बात करूं, द कर्व नंबर 2 एंड कर्व नंबर 3, इनकी अगर मैं बात करूं, ये जो कर्व्स है ना, इन्हें बोला जाता है अनसिमेट्रिकल कर्व्स। UNSY, सिमेट्रिकल कर्व्स, अनसिमेट्रिकल कर्व्स, इन्हें अनसिमेट्रिकल कर्व्स बोला जाता है। और अनसिमेट्रिकल कर्व्स जो हैं वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इन्हें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बोला जाता है, इन्हें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बोला जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन यहां लिख के दूंगा आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, PERT follows बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। PERT follows बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कभी कभार ये सिंपल ऐसे बीटा पे लिखा जाता है। और जब आप CPM पढ़ोगे, CPM follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, CPM follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेटवर्क इशू आ रहा है? वेट अ सेकेंड, एक बार सो करेक्ट करते हैं। अब ठीक है? क्या ये पेज नोट कर लिया आपने? कुछ लैग आया या ऑल ओके? एनी लैग? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके ग्रेट, लिख लिया तो फिर आगे चलते हैं। चलिए, सो मैंने अभी क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताई आपको कि जो PERT है वो कौन सा नेटवर्क क्या फॉलो करता है? PERT फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। PERT क्या फॉलो करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को अगर मर्ज करूं, PERT के सभी पॉइंट्स को मैं मर्ज करूं, सो PERT पहला, इट इज वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, इवेंट ओरिएंटेड, R&D प्रोजेक्ट्स, एंड अब आ गया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज सीखते हैं। अगर आपको बोला जाता है क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम निकाल के दो, expected time of an activity, expected time
ऑफ एन एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम अगर निकालना है किसी भी एक्टिविटी का तो कैसे निकालना है? हमने आज ही पढ़ा कि किसी भी एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वहाँ 3 तरह के टाइम होंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ठीक है, ये 3 टाइम आपको दे के रखो, जल्दी से जल्दी, लेट से लेट और बीच का। इन तीनों को यूज करके अगर मुझे एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है तो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे? T0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Tm प्लस Tp डिवाइडेड बाय 6। ये एक एक्सपेक्टेड टाइम है किसी भी एक्टिविटी का। दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक टाइम पे तो बहुत बार रिपीट होता था, अभी भी रिपीट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। किसी भी एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम अगर निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे? ये फॉर्मूला। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर दीजिए। जॉब ए, उसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे के रखा हुआ है 4, मोस्ट लाइकली टाइम दे के रखा हुआ है 6, पेसिमिस्टिक टाइम दे के रखा हुआ है 11, और आपसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेड टाइम निकाल के दो। ये तीनों वैल्यूज जो है मेरे पास ये डेज में। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा? सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? ऑलमोस्ट 8, ऑलमोस्ट 7। ओके, ऑलमोस्ट क्या होता है? आंसर निकालिए। आंसर निकालना चाहिए था एग्जैक्ट आप। सो यहाँ से टी कितना निकलेगा? 4 प्लस 4 इंटू टी एम प्लस 11 होल डिवाइडेड बाय 6। 4 प्लस 6 was 24, 24 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 6। 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 11 यहाँ से कितना बनता है? 39 डिवाइडेड बाय 6। 6.5 इज द आंसर। 6.5 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। सॉरी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें पूछा जाएगा कि एक्सपेक्टेड टाइम निकाल के दो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो यहाँ पर मेरा पहला पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ रह गई है जिसको हम बोलते हैं इवेंट टाइम। क्या होता है? आपसे क्रैशिंग टाइम क्रैशिंग नहीं, आपसे क्रिटिकल पाथ पूछते हैं क्या होता है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, इवेंट टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कल तो पढ़ना है इस चीज़ को हमने अच्छे से, क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी होती है, वो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है, वो देखो। इवेंट टाइम। इवेंट टाइम। इवेंट टाइम के अंदर पहला टाइम क्या है? अर्लीएस्ट एक्सपेक्टेड, एक ही डिस्कस करेंगे आज। अर्लीएस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम।
जिसको कैपिटल टी, स्मॉल ई, कैपिटल टी और नीचे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। क्या पता है आपको इसके बारे में? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, क्या आइडिया है आपको इसके बारे में? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, क्या चीज के बारे में आइडिया इसका? एनी आइडिया? देखो, मैंने आपके सामने एक इवेंट बनाया आई, जे, इधर लिख दिया मैंने टी ई, साथ में आई, टी ई साथ में लिख दिया जे। इस एक्टिविटी का टाइम मैंने लिख दिया टी स्मॉल ई आई जे। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, कोई भी इवेंट कितना जल्दी से जल्दी शुरू हो सकता है? पॉइंट्स देखना ध्यान से। इट इज minimum time in which an event may occur. An event may occur. It is the minimum time in which an event may occur. कितने कम से कम टाइम के अंदर ये इवेंट हो सकता है? इवेंट will occur when all the preceding activities are completed. Event will occur when all the preceding activities are completed. ये वाला इवेंट तब तक नहीं शुरू हो सकता जब तक इसके पीछे जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो गई हों। ठीक है? इट इज डिटरमाइंड बाय फॉरवर्ड पास मेथड। Forward pass method. It is determined by forward pass method, denoted by TE, denoted by TE। ठीक है? कैसे निकालेंगे? जैसे मुझे कोई बोले इस इवेंट जे का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालो इवेंट का, वो कैसे निकलेगा? वो लास्ट पॉइंट देखना, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम TE of an event is calculated by adding the expected time of the preceding event to the preceding activities। ध्यान से देखना,
पॉइंट को ध्यान से समझना, लास्ट पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं जब। उसमें कहता है मुझे किसी का भी इवेंट का, जैसे ये इवेंट का, मुझे इस इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए मुझे इससे पीछे जुड़े हुए वाले इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए और उसमें क्या ऐड कर दूंगा, उसके साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी का टाइम। मतलब अगर मुझे इवेंट जे का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, उससे पीछे वाले इवेंट का टाइम प्लस उसमें क्या कर देंगे, टी ई आई जे। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? समझ आया? ये स्टेटमेंट समझ आई मैंने क्या किया? अब ध्यान से देखना इधर, मैंने क्या किया, मैं फिर यहां लिख रहा हूं। ये मैंने इवेंट बनाया आई, ये मैंने इवेंट बनाया जे, यहां लिख दिया मैंने टी ई आई, यहां लिख दिया मैंने टी ई जे, ये टी आई जे। तो मैं आपको बोलता हूं अगर मुझे निकालना है किसी भी सक्सेसर इवेंट का, आगे वाले का सक्सेसर इवेंट का, तो कैसे निकलेगा, उसके पीछे वाले का प्रीडिसेसर इवेंट, उसका टाइम पकड़ो प्लस क्या कर दो साथ में, एक्टिविटी का टाइम, जो एक्टिविटी है उसका टाइम ऐड कर लो। ठीक है? बट अगर बात कुछ ऐसी हो, ये एक ही जगह पर 3 किस्म की एक्टिविटीज जुड़ रही है, ये जे, ये आई और यहां पे भी आई। इसको मैंने आई मान लिया, इसको मैंने आई के साथ डैश मान लिया, इसको मैंने आई के साथ डबल डैश मान लिया और यहां लिख दिया टी आई जे, टी आई डैश जे, टी आई डबल डैश जे। अब इस जगह पर इस इवेंट पे देखा जाए तो, इस पे देखा जाए तो पीछे से 3 इवेंट्स जुड़ रहे हैं, तो मैं इसका, इस वाले इवेंट का टी ई जे का अर्लीस्ट टाइम कैसे निकालूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम देखना पड़ेगा। किस में से मैक्सिमम? जो पीछे से जितने जुड़ रहे हैं, जैसे एक जुड़ रहा है, इधर लिख देते हैं टी ई आई, एक जुड़ रहा है टी ई आई डैश, एक जुड़ रहा है टी ई आई डबल डैश। तो हम क्या करेंगे, हमको लिखेंगे टी ई आई प्लस टी आई जे, एक ये उठाएंगे कॉम्बिनेशन, प्लस दूसरा क्या होगा, टी ई आई डैश प्लस टी आई डैश जे, ये उठाएंगे, प्लस तीसरा क्या होगा, टी ई आई डबल डैश प्लस टी आई डबल डैश जे। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसका क्या बन जाएगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। कितना अर्ली से अर्ली ये इवेंट स्टार्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आपको इसमें तो बताइए। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? किसी भी इवेंट पे अगर एक से ज्यादा, जैसे सपोज यहां पर थोड़ा और समझते हैं इसको, मान लीजिए इसकी वैल्यू थी 20, इसकी वैल्यू 21, इसकी वैल्यू थी 22। ये एक्टिविटी 10 दिन ले रही थी, ये 7 दिन ले रही थी और ये 7 डेज, और ये मान लो आपका यहाँ पर 11 डेज। 20 + 11 31 एक आ रहा है, 21 + 7 28 दूसरा आ रहा है, 22 + 10 32। इस एक्टिविटी ने 31 डेज लिए, इसने 28, इसने 32। मुझे सबसे मैक्सिमम वाला उठाना है। ऑब्वियसली बात है, जब तक पीछे एक लाइन क्या लिखी थी, पीछे एक लाइन क्या लिखी है, इवेंट विल अकर व्हेन ऑल द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। जब तक पीछे जुड़ने वाली सारी कंप्लीट नहीं होंगी तब तक ये शुरू ही नहीं हो सकता। कुछ समझ आया? क्लियर है यहां तक? एक लास्ट में नोट लिख लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे ऑफ करते हैं। नोट क्या है, जब इवेंट शुरू होता है, कोई भी नेटवर्क शुरू होता है,
अर्लीस्ट expected time earliest expected time for the first या इनिशियल इवेंट के लिए, पहला वाला जो इवेंट होगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द फर्स्ट या इनिशियल इवेंट ऑफ नेटवर्क डायग्राम, हमेशा जो पहला वाला इवेंट होगा किसी का भी, शुड बी टेकन एज जीरो। जो पहला वाला नेटवर्क का आपका इवेंट होगा उसको हमेशा क्या लिया जाएगा, जीरो। कब, अगर कुछ मेंशन नहीं किया, इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन। चलिए बताइए, एनी डाउट, कोई पॉइंट रिपीट करना है यहां पर, कोई डाउट आपको? इज दैट क्लियर? तो हमारा अब दो टॉपिक्स रह गए इसमें, एक स्लैक क्या होता है, लेटेस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, और एमसीक्यूज करने हैं। और हम एमसीक्यूज करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे, क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए। यस मधुरेश, आपको क्लियर है? बाजिला, आपको क्लियर है? ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी कल देखते हैं।